नमस्कार देशवासियों, मैं आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भुवनेश्वर में जाकर के कहा है उसकी चर्चा करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। देशवासियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भुवनेश्वर में जा कर के कहा है कि ये ईडी कांग्रेस के शासन में लाया गया था। जब यह शासन में लाया गया था तो उस समय भी इसका विरोध हुआ था, लेकिन विरोध को दरकिनार करके ईडी को लागू किया गया। आज उसी ईडी के प्रताड़ना से कांग्रेस भी परेशान है। कांग्रेस ही नहीं, देशवासी भी ईडी सीबीआई से परेशान है। अगर इनकम टैक्स की ऑलरेडी व्यवस्था है, कार्यालय हैं, अधिकारी हैं, तो अलग से ईडी की आवश्यकता क्यों पड़ी? पिछड़ों को लुभाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए। ये गलती तो राहुल गांधी ने स्वीकारा वंचित समाज के सेमिनार और गोष्ठी में कि अगर मैं पिछड़ों को, दलितों को मेन स्ट्रीम में रखा होता तो आरएसएस इस देश में आगे नहीं बढ़ती। बात बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कांग्रेस की गलतियों को भी स्वीकारा, लेकिन यह भी स्वीकारना चाहिए कि देश में अगर कांग्रेस की शासन आती है तो हम ईडी जैसे विभाग को बंद करेंगे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई के डर से वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर के उनके घर में बैठे हैं। जिस दिन उनका खौफ हटेगा वो भरभरा करके लोग भागेंगे। जान बचाने के लिए, ईडी सीबीआई के जांच से बचने के लिए भाजपा का सदस्यता लेकर के वो क्लीन हो गए और अब वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे। विपक्ष में बैठे लोग भ्रष्टाचारी होंगे, लेकिन सत्ता में बैठे पूंजीपति, माफिया और तमाम तरह के ऐसे लोग जिस पे ईडी और सीबीआई का छापा पड़ना चाहिए, वो भाजपा में जाने के बाद वो क्लीन हो गए, वो साफ सुथरे हो गए। हम गठबंधन के विरोधी नहीं हैं। कांग्रेस अपनी गलतियों को स्वीकार रही है तो हम लोग भी तमाम गलतियों को भूल करके गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन बार बार डर लगता है। कांग्रेस के लगभग 70 साल के शासनकाल में पिछड़ों की सबसे बड़ी अगर दुर्दशा हुई है तो कांग्रेस के शासनकाल में मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। कायदन आज मुझे कांग्रेस पर नहीं बोलना चाहिए। दिल जला हुआ है। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज इस देश का पिछड़ा वर्ग करा रहा है, तड़प रहा है। वो कांग्रेस के राज में भी तड़प रहा था और आज भारतीय जनता पार्टी के राज में भी तड़प रहा है। हम लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का राज खत्म हो। उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज कायम है वो खत्म हो। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, ये खत्म हो। अभी इलाहाबाद के करछना में एक दलित परिवार अगर योगी के बिरादरी के खेत में वो लौनी दौनी करने नहीं गया तो उसको जिंदा मार डाला गया। आज भी उत्तर प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं। आज भी दलितों को मूछ रखने पर हत्याएं हो रही हैं, घोड़ी चढ़ने पर सजाएं दी जा रही हैं, नाना प्रकार के अत्याचार बढ़े हैं और इसका वोट लेने वाले मौन हैं, चुप हैं। अभी इलाहाबाद के करछना में मुझे नहीं सुनाई पड़ा कि बसपा का भी कोई प्रतिनिधि गया या बहन मायावती जी भी उस पर कुछ बोली।
वो चाहते हैं कि दलितों पर अत्याचार बढ़ेगा तो दलित हमारी तरफ लोग देखेंगे। ये इस आश्रय में बैठी हैं कि जितना दलितों पर अत्याचार बढ़े अच्छा है, जब दलितों पर अत्याचार बढ़ेगा तो लोग बसपा की तरफ ताकेगा। ऐसे ऐसे नेता इस देश में हैं और कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी के विचारों की पार्टी हैं। और मान्यवर कांसी राम के दिवंगत होने के बाद हाथी को गणेश बना दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया, कांसी राम जी के पार्टी बहुजन को सर्वजन बना दिया। कहा देखो शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे, यही बहन मायावती जी का फार्मूला है और स्वीकार लो इस फार्मूले को। और इस फार्मूले को जनता को स्वीकारने को जैसे ही कहीं आज कहाँ पर खड़ी हैं वो देख ले। इसलिए अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा। भुवनेश्वर में जो बात कही है वो अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। आज भी हम लोग कांग्रेस में के राज में जो फैसले हुए उसके विसंगतियों को इस देश का 52% पिछड़ा वर्ग झेल रहा है, फिर से झेलना नहीं चाहता। अपने अपने में सारे लोग सुधार करें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो। आज भारतीय जनता पार्टी का पालकी कौन ढो रहा है? ये हमारे बीच के लोग हैं, चाहे अठावले हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे पासवान हो, चाहे माझी हो, चाहे तेलुगु देशम हो। ये कौन लोग हैं? देशवासियों को ऐसे लोगों को पहचान लेना चाहिए और चुनाव में अगर ये आते हैं अपना चोला बदल करके तो इनको भी बढ़िया तरीके से स्वागत करना चाहिए और इनकी बढ़िया तरीके से विदाई करना चाहिए। उन 131 सांसदों की भी विदाई करना चाहिए जो दलित हो करके बाबा साहब के कुर्बानियों का लाभ उठा करके जो 131 सांसद देश की संसद में बैठे हैं। निरंतर संविधान पर हमला होता जा रहा है और वो चुप हैं, उनकी जबान नहीं खुल रही है। ये फिर चोला बदल करके आएंगे जनता के बीच में। मैं तो जनता से इस बात कर रहा हूँ, इस भारत के लोकतंत्र के जज से बात कर रहा हूँ जिसको बाबा साहब ने एक वोट का जज बनाया है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि इस देश के जज, लोकतंत्र के जज, जो इस देश के 90% पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जज हैं, जो अपना जजमेंट देते समय ऐसे लोगों को जरूर पहचाने जो भारतीय जनता की पालकी ढो करके आज इस देश के ऊपर में दलित पिछड़ों के ऊपर अत्याचार बढ़ा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और फिर से कहता हूँ कि निरंतर अपनी गलतियों को यदि आदमी सुधार करके जनता के बीच में भी आकर के अपनी गलतियों को सुधार ले तो जनता हमारी भोली भाली है, ये जरूर माफ़ कर देगी। लेकिन जो नारा अखिलेश यादव ने दिया है, अब इसी नारे से ही देश में परिवर्तन आएगा। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यही इस देश का बहुजन समाज है, यही देश का, इसी को अखिलेश ने पीडीए कहा है। अब हम इस देश में, प्रदेश में हम पीडीए का राज चाहते हैं। ये पीडीए का राज का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का राज चाहिए। 10% लोग अपने 100 साल के प्रयासों से आज सत्ता ले करके अपने लिए तो इन्होंने 10% सुरक्षित कर लिया संविधान के विरोध में। 15(4), 16(4) की जो व्यवस्था और 340 धारा की जो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, वो किसके लिए किया था? ये पिछड़े वर्ग के लिए किया था। बाबा साहब दलितों के ही नहीं, इस देश के समस्त कराहती मानवता के प्रतीक हैं। ये जान लो, केवल दलित इसको अपना ये माने न माने कि ये हमारी ही ठेकेदारी बाबा साहब पर है। बाबा साहब ने सबके लिए, उन तमाम कराहती मानवता के लिए काम किया है। बाबा साहब ने जो मनुस्मृति ने इजाज़त नहीं दी, इनके संविधान ने इजाज़त महिलाओं को नहीं दी, वो अधिकार बाबा साहब ने संविधान बना करके 1 वोट का अधिकार दे करके हमारे इस देश के जो महिलाएं हैं उनको बराबर का अधिकार दे दिया। और बाबा साहब
के सामने ही काका कालेलकर आयोग बना। काका कालेलकर आयोग को कांग्रेस के ने रद्दी की टोकरी में डाला। इससे नाराज थे बाबा साहब। जब हिंदू कोड बिल किसके लिए आया था, ये पिछड़े वर्ग के लोग ये देखे हैं। 15(4), 16(4) की धारा किसके थी, 340 किसके लिए था, किसके लिए बाबा साहब ने संसद कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। लेकिन इसलिए देश को समझना पड़ेगा और देश को पढ़ना पड़ेगा। जो लोग मूर्तियां बना करके अपना छाती पीट रहे हैं, हमने बड़ा भारी कारनामा कर लिया। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि हम मूर्तियों में मिलेंगे। बाबा साहब ने हमेशा कहा हम किताबों में मिलेंगे। पढ़ेगा वही जो शिक्षा पढ़े लेगा, वही वह शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये बाबा साहब का कथन था। आज उस राह पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चल पड़े हैं। धीरे धीरे अपने पूर्वजों को पढ़ रहे हैं और पढ़ करके जो काम नेताजी मुलायम सिंह यादव के पीरियड में नहीं हुआ था, वो काम अब अखिलेश यादव के कार्यकाल में हो रहा है। समस्त जो सामाजिक क्रांति के बुजुर्ग हैं, उनके ऑफिसों में उसके चित्र लगाए जा रहे हैं। उनके जीवन शैली पर परिचर्चाएं हो रही हैं, गोष्ठियां हो रही हैं और पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाया जा रहा है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को जोड़ने का। बिना सबके एक साथ जुड़े इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था को नहीं खत्म किया जा सकता। पहचानो उन लोगों को किसने उत्तर प्रदेश से मनुवादी व्यवस्था को मजबूत किया। जो शहरों तक भाजपा थी, उसको गांव तक किसने भेजा। किसने शिक्षा मंत्री 4 बार के शासनकाल में मनुवादियों को बनाया और किसने 4 बार के शासनकाल में हमारे सामाजिक क्रांति के बुजुर्गों को पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ाया। उनको भी अपनी गलतियां स्वीकारनी चाहिए, जनता से माफ़ी मांगना चाहिए और पुनः बदलाव के लिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एकजुट करने की भाषा बोलनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और अखिलेश यादव जिन्होंने पीडीए का नारा दिया है, मैं भी यही चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में पीडीए की सरकार बने। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।